प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज एक बहुत ही अच्छा शानदार सेशन बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं। जबरदस्त क्लास 12th इंग्लिश समरी। बच्चों मैं एक बात बताते चलूं कि आज आप लोगों ने जो प्यार दिया है, एक परिवार को आप जो बहुत जल्दी बड़ा करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं और निरंतर आप कर रहे हैं, यानी लगातार आप कर रहे हैं बच्चों, और आपका प्यार खूब भर भर के मिल रहा है। प्यारे साथियों, एक छोटा सा आज सपोर्ट चाहिए आपसे, हम लोगों को, यानी आपके परिवार को। क्या? तो बच्चों आज मैं चाहता हूं कि अगर 50 के सब्सक्राइबर आप लोग कर देते हैं तो आज एक बहुत ही बढ़िया शानदार सेलिब्रेशन आपके बीच करूंगा प्यारे साथियों। यानी कि पढ़ाई भी चलते रहेगी और जो खुशियों का पल है वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, बिखेरते रहेंगे प्यारे साथियों। तो बच्चों फाइनली अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस सेशन को थोड़ा ना आज पहली बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और थोड़ा सा जोर लगा देना। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आज ना शेयर कर दो अपने भाइयों के बीच, अपने उन तमाम गांव के कस्बे में जो पड़े बच्चे उनको कह दो कि देखो शाइन संग्रह आपके लिए खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आजीवन मैं खड़ा रहूंगा, हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी प्यारे साथियों। तो आज एक थोड़ा सा ना जोर लगाकर आज शेयर करो कि ताकि 50 के हो जाए, उसके बाद एकदम छोटा सा सेलिब्रेशन आपके लिए एकदम करेंगे, है ना। पूरी टीम के साथ मजा आएगा बच्चों, आपके साथ मिलकर के। तो प्यारे साथियों चलो इन सब के बीच तो ये सब चलती रहेगी प्यारे बच्चों। मुझे पता है आप पूरा सपोर्ट करोगे और करते आ रहे हो, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी नई है तो आप लोगों के लिए मतलब ये सब बता दिया मैंने। तो बच्चों आज आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं। चलो फिर मजे से पढ़ाई करते हैं, कर लिया जाए ना। एकदम गर्दा गर्दा मचाने वाला हूं आज मैं, है ना। क्लास 12th यानी बीएससीबी 2024 क्लास 12th इंग्लिश चुनकर लाया हूं। यानी कहने का मतलब है बच्चों अभी तक समरी नहीं हुई थी। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर सब कुछ तो करा रहे हो, ठीक है ना। प्रीवियस चैनल पे तो बहुत कुछ मैं कराया था और उसकी भी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी लगातार, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इधर जो हम लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग कैसे एग्जाम में कितना आप पढ़ें और कैसा सेशन लेकर आए जो आपके एग्जाम्स को लेकर के बेहतर हो सके। तो आज आपके लिए एक शानदार सेशन समरी लेकर आया हूं बच्चों। यानी कि रेनबो पार्ट 2 बुक से लगभग 8-9-10 समरी लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही मदद होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों चलो शुरू करता हूं शानदार तरीके से। एक प्यारे से सेशन में आपका स्वागत है। पुनः एक बार आप सभी का तमाम बच्चों को हार्दिक दिल से वंदन, अभिनंदन करता हूं प्यारे से प्लेटफॉर्म शाइन संग्रह पे। चलो मेरे प्यारे बच्चों तो शुरू किया जाए शानदार तरीके से। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है और लगता है कि कैसे, तो उन तक भी थोड़ा सा आप शेयर कर दें तो मिल जाएगा। चलो मेरे प्यारे साथियों एकदम अच्छे से शानदार तरीके से एकदम मस्त तरीके से हम पढ़ेंगे आज। हमारे पास वीवीआई समरी यानी पहला समरी जो आपका है रेनबो पार्ट 2 बुक से लेकर आया हूं। यानी शानदार क्या है सर? समरी यानी आर्टिस्ट। देखो मैंने द आर्टिस्ट ये क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 बुक के यानी चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, जिसे लिखने वाले एक बेहतरीन राइटर जापानीज यानी बेहतरीन जापानीज राइटर जिसका नाम था शिगा नोया, है ना बच्चों। आज पढ़ेंगे शिगा नोया के बारे में। द आर्टिस्ट से ली गई ये शिगा नोया शानदार एकदम बढ़िया तरीके से अपने तरीके से एकदम लिख कर लाया हूं। जबरदस्त एकदम शॉर्ट भी रहेगा, आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और आप जब इसे लिखेंगे तो एकदम फुल में फुल मार्क्स आएगा। ये मैं आपसे वादा कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। चलो बच्चों तो आज हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ही शानदार सेशन, है ना। द आर्टिस्ट क्या पढ़ाने वाले हो सर? द आर्टिस्ट। देखिए एकदम बारी बारी से प्रत्येक जो हमारा समरी है उसे मैं शेयर करूंगा प्यारे बच्चों। द आर्टिस्ट, सबसे पहले तो आर्टिस्ट की छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस समरी को डिस्कस करेंगे। आर्टिस्ट में हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बच्चों ध्यान से, आर्टिस्ट क्या था। यह आर्टिस्ट एक कलाकार की कहानी है। क्या है बच्चों? एक कलाकार की कहानी है। देखिए ना, एक छोटे से बच्चे को एक टैलेंट को कैसे उसका नष्ट कर दिया जाता है कुछ एडल्ट लोगों के द्वारा। क्या किया जाता है बच्चों? उसके टैलेंट को नष्ट कर दिया जाता है एक अडल्ट के द्वारा, यानी कहने का मतलब उसके टीचर्स के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसकी टैलेंटेड को समझा नहीं जाता है। यह जापानीज बॉय जिसका नाम सेबी होता है, सेबी कद्दू के पीछे दीवाना होता है। यानी कि इतना दीवाना पैशनेट होता है, इतनी ज्यादा वो पैशनेट होता है कि
इसकी जब कहानी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको लगेगा कि हाँ सचमुच में दीवाना था। जब वो क्लास जाता है तो क्लास जाने के दौरान वह उस कद्दू को लेकर चला जाता है और क्लास में उसे टीचर, एथिक्स के टीचर ने उसे क्या किया, एक टीचर थे एथिक्स के टीचर जो पढ़ा रहे थे, और उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों, वहीं पर पकड़ लिया जाता है, काउट करता है, और जब उसके घर पे ले जाया जाता है तो उसकी मां को इतनी दुख होती है कि सॉबिंग करती है, सॉबिंग करते हुए रोती है, सिसकते हुए रोती है, और उनको बहुत शर्म लग रहा होता है क्योंकि उस समय उसके पिता घर पे नहीं होते हैं। बाद में देखो ये हम लोगों के समाज में यही बताया जाता है इसके बारे में कि पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं करना है, लेकिन जो बच्चा 10 सेन में यानी 10 सेन में जो कद्दू को खरीदा था, वो उसकी कीमत बच्चों उसमें उसकी टैलेंट, इतनी टैलेंट भरी हुई थी कि उस टैलेंट की वजह से एक कुरियो डीलर शॉप के यहां वह 600 येन में बिका बच्चों। चलिए ये सब तो कहानी का एक पार्ट है, आइए हम देखते हैं कैसे मैंने इसे लिखा है, कितने शानदार तरीके से। द आर्टिस्ट इज ए वेरी फाइन शॉर्ट स्टोरी, यानी क्या है बच्चों, ये एक लघु कथा है। क्या है? द आर्टिस्ट इज ए वेरी फाइन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अ जापानीज राइटर शिगा नोया। देखो बच्चों, शिगा नोया यानी लिखा किसके द्वारा गया है, ये जो राइटर है जापानीज शिगा नोया के द्वारा। इट शोज ए वर्ल्ड इन विच अ टैलेंट ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, यानी ये इसमें बताया गया है कि एक 12 वर्ष के बच्चे का क्या टैलेंट था, उस टैलेंट को बताया गया यहां पर, है ना। नेम्ड सेवी, जिसका नाम सेवी था, डैमेज बाय हिज फादर एंड टीचर। यानी देखो बच्चों, वो लड़का जो था वो कद्दू के पीछे बहुत दीवाना था, है ना, बहुत दीवाना था वो सेवी नाम का जो बच्चा था। अब क्या है कि वो कद्दू इधर से उधर सर्च करके, वॉन्डरिंग करके, है ना, कई बार तो वो कुछ ही मिनटों में पूरा समुद्र की जो एरिया है वहां पर उसको भ्रमण कर लेता था। सेवी हैज एन आर्ट ऑफ मार्किंग रेयर थिंग्स आउट ऑफ गार्ड्स, दीज रेयर थिंग्स विच आर जनरली सोल्ड इन क्यूरियो शॉप्स। देखो बच्चों, ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज को बेचना होता है तो हम अपने तरीके से सामान को कहीं बेचते हैं ले जा करके, उसी प्रकार से कह रहा है कि आर प्राइसलेस सेवी इज स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, ही कन्वर्ट्स ए सिंपल गॉड इन ए प्राइसलेस क्यूरियो, हिज वन गॉड दैट ही बाइज इन 10 सेन। देखो बच्चों, कहानी अगर शुरू से सीखें, शुरू से जाने की सर इसकी कहानी क्या है, इसकी समरी क्या है, इसकी सारांश क्या है, तो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी शुरू होती है एक सेवी नाम के एक लड़के से, जो कि एक कद्दू के पीछे दीवाना होता है, और वह कद्दू के पीछे दीवाना इतना हो जाता है कि वह जहां जाता है वो कद्दू ही खोजते रहता है कि कहीं हमको दिख जाए, कहीं मिल जाए। लेकिन प्यारे साथियों, उसको अंततः एक ऐसे कद्दू पे नजर पड़ता है, एक ऐसे सुडौल कद्दू पे नजर पड़ता है, उसे वो खरीद कर ले आता है, और उसके पीछे इतनी दीवानगी होती है कि उसे क्लास में ले जाया जाता है, और उसके बाद वो उसको टीचर्स उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब वो घर पे उसको लेकर के आते हैं तो टीचर भी याद धमकते हैं, और वहीं पर उसकी थोड़ी सी जो है डांट लगती है। डांट लगने के बाद उसके पिता भी उसको पीटते हैं, और पीटने के बाद उसकी जितनी कद्दू थी और भी रूम वाले सारे नष्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है, उसके बाद से फिर होता क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा दिन तक बिटरनेस को फील नहीं करता है, और फिर वो अगली चीजों में व्यस्त हो जाता है, अगली चीजों में मस्त हो जाता है, वो पेंटिंग करने लगा है। लेकिन यहां पे बताया गया है कि उसकी टैलेंट की कद्र उसके पिता और उसके बच्चे के, उसके पिता और उसके टीचर के द्वारा, यानी एडल्ट्स, उन एडल्ट्स लोगों के द्वारा तो कद्र नहीं किया गया। लेकिन जो बच्चे कद्दू ने, जो उसने 10 सेन में खरीदा था, वो बाद में जाकर के क्यूरियो डीलर शॉप, यानी जो दुकानदार था वो एक वेल्दी, जिसके यहां वो बेचा, वो जो कहानी तुम लोग पढ़े ही हो कि उसने बेचा किसके यहां था, 50 में, है ना, 50 येन में। उसके बाद जो है वो बेच दिया एक वेल्दी कलेक्टर के यहां, कितने में, 600 येन में बिका, जो दुकान वाला लिया था। तो देखिए कि जिसकी कीमत उसके पिता के नजर में, उसके टीचर के नजर में एकदम प्राइसलेस था, मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं था, जो 600 येन में उसका टैलेंट बिका, यानी वो कद्दू नहीं बिका, उस टैलेंट बिका वो, है ना। कह रहा है कि देखो यहां पे कह रहा है कि हिज आर्ट इज नॉट सीन बाय हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर, दे बीट हिम फॉर हिज वर्किंग, है ना, वर्किंग ऑन द गार्ड्स, सेवी गिव्स इट अप, ही डज नॉट अटेंशन फॉर हिज न्यू ऑफ पेंटिंग। और इस बात से इसमें बताया गया कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर बाद में वो क्या किया, इस तरीके से उसको ज्यादा देर तक ना करते हुए फिर मतलब अपनी बिटरनेस को भूल जाता है। वो बच्चे जब पिटा गए तो पिटा गए, उसके बाद फिर वो दूसरे कामों में लग जाता है। और फिर से कहा जा रहा है कि ये स्टोरी जो है, दिखाया गया कि कैसे एक बच्चे की जो टैलेंट है उसको कुछ एडल्ट्स ने, इस दुनिया के एडल्ट्स ने, यानी कहने का मतलब ये सभी के साथ ऐसा है, सिर्फ सेवी इज नॉट अ सिंगल बॉय,
सेबी एक सिंगल लड़का नहीं है और सेबी वॉज नॉट अ सिंगल वन, ना तो एक सेबी सिंगल लड़का था जिसके साथ ऐसे किया गया। ये हमारे साथ भी ऐसे होता है आज के डेट में। ऐसे ही जब घर में कोई पढ़ने, जब पढ़ाई के करने के दौरान अगर कोई क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है और या कोई दूसरे फील्ड में वो अपना नैरेटिव सेट करता है तो उसे लोग गार्जियन हमेशा कहते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये ठीक नहीं है, पढ़ाई के अलावा कुछ कहा ही नहीं जाता। लेकिन देखो पढ़ाई के अलावा भी ऑप्शन है, इसमें यही बताया गया कि कोई जरूर नहीं है कि पढ़ के ही आप अच्छा काम कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि जो एक नॉर्मल एजुकेशन लेनी है वो लेनी है, उसके बाद कई ऐसे रास्ते हैं जो आपको उस शिखर तक पहुंचा जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। तो देखिए उसके टैलेंट को कैसे जो है डैमेज कर दिया गया उन एडल्ट्स के द्वारा। तो इस कहानी में सर समरी क्या है, तो इस कहानी में यही बताई गई है कि एक छोटा सा लड़का है सेबी, जो मतलब 12 साल का लड़का है, वो कद्दू के पीछे दीवाना था, उसमें इस तरह से वो कलाकारी करता है, इस तरह से अपनी टैलेंट को दिखाता है कि वह जो 10 सेन में एक बुढ़िया के यहां से खरीदा था, बाद में वह ठीक है उस काम को तो छोड़ दिया, लेकिन जो टीचर ने पकड़ा था उसका कद्दू वो किसी दरबान के द्वारा उसके यहाँ बेचा, उसको जब जरूरत पड़ा तो वो एक दुकान में बेचा, वो दुकान वाला एक वेल्दी कलेक्टर के यहाँ बेचा, है ना, कलेक्टर के यहाँ बेचा और वो 600 येन में बिका। तो यही बताया गया इस कहानी में कि देखिए एक जो जापानीज बॉय जो द आर्टिस्ट में शिगा नोया ने लिखा है, एक जापानीज बॉय जिसका नाम सेबी था, उस लड़के की टैलेंट सिर्फ कद्दू की कीमत उतनी नहीं थी बल्कि उसकी टैलेंट की कीमत थी, जिसके उसके पिता और टीचर ने या कुछ एडल्ट्स ने नहीं समझा, लेकिन उसकी टैलेंट थी, ये बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, तो ये एक तरीके से मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि ऐसे काम उसके टैलेंट को समझना चाहिए। हमेशा ऐसे करने से क्या होता है, कई बार क्या होता है बच्चे जो है अपनी क्यूरियोसिटी को खो देते हैं, है ना। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है यहां पे नंबर 2 में द अर्थ, क्या बात है। नंबर 2 में हमने लेकर आया आपके लिए समरी द अर्थ बाई एची बेट्स। इसमें कहानी बड़ा ही भावुक कर देने वाला कहानी है बच्चों, बड़ा ही भावुक करने वाली कहानी है ये। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा इतनी कहानी में कि देखो कई बार तो मैं कहता हूं इस कहानी के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान न करे सबसे पहले ऐसा बेटा पैदा ही ना हो, अगर हम बिना बेटा के हो तो अच्छा हो, पहला सवाल। लेकिन दूसरा इसमें सवाल बताया गया है, सबसे जो अच्छी पॉइंट बताई गई है कि अगर मैं ये डायलॉग कहूं तो कोई क्या पता आप भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान तेरे भरोसे बैठा हो, है ना, ये हो सकता है। यानी कहने का मतलब है इस कहानी के अर्थ में कि उसके पिता को आखिर इतनी तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि उसने 40 वर्षों तक द अर्थ, एक ये प्लॉट की कहानी है, एक जमीन की कहानी है, तो उसके पिता, देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि उसके पिता ने 40 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ उसने प्रीचिंग का काम किया। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसने प्रीचिंग का काम किया, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और वो भगवान पे हर चीज को छोड़ देते थे। अगर उसकी फसल में कहीं पे चूहा लग गया, कुछ लग गया, तो भी वो कहते थे कि चलो मेरा क्या मतलब है, वो भगवान, सब भगवान के ही तो हैं, सब तो उसी पे छोड़ देते। तो देखो कहने का मतलब ये नहीं जरूरी नहीं है हम सब चीज करें, लेकिन मेहनत करना है। आज जिस जमीन पे लीज पर उन्होंने ले रखा था, जो किराए की जमीन थी और रेंटेड जो जमीन था, उस जमीन पे उन्होंने क्या किया, कभी उसने संपत्ति बनाने की कोशिश ही नहीं की, और आज उसे क्या करना पड़ा, उसके बेटे ने ही गाड़ी चला करके उसको घर से किसी पेमेंट पे ले जा करके एक चौराहे पर ले जा करके छोड़ देता है। उसी की कहानी बड़ी ही दर्दनाक कहानी है ये, और इसको पढ़ने के बाद बड़ा ही सेंसिटिव माइंड में फील होता है कि क्या ये किस तरीके की कहानी है बच्चों। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करता हूं, इसे किसने लिखा है, किसने बताया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। द अर्थ, द अर्थ का मतलब यहां पर पृथ्वी नहीं, यानी एक जमीन के टुकड़े की बात है। यहां पर एक जमीन की टुकड़े, देखो ये कहानी शुरू कैसे होती है। ये कहानी शुरू होती है बच्चों द अर्थ एक जॉनसन नाम के किसान से। किससे शुरू होती है, एक जॉनसन नाम के किसान से शुरू होती है। जॉनसन नाम का एक किसान है, वह रेंटेड जमीन, जॉनसन नाम का जो किसान है वह रेंटेड जमीन पे मतलब रहता है, वहीं पर वो रहता भी है, और उसके आगे उसके पास जो प्लाउजिंग करने के पास जो एक घोड़ी है, वहां पर जिस तरह से खेती होती है, बैल, हमारे यहाँ बैल से खेती होती है वहां पे, तो वो जमीन पे खेती करता है, अपना सब कुछ कर रहा है। उसके पास एक बेटा है जिसका नाम है बेंजी। क्या नाम है, बेंजी नाम है। ध्यान रखिए, देखिए बेंजी के बारे में कहानी पढ़िए, बड़ा मजा आने वाला है आपको, फिर यह समरी हम पढ़कर बताएंगे। तो इस कहानी में आप देखेंगे, इस समरी में देखेंगे
कि सारांश में देखेंगे कि क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो 2 कैरेक्टर बताए मैंने इस कहानी में, आपको कैरेक्टर बताते जा रहा हूं, सुनते चलिए। इस कहानी का मेन जो कैरेक्टर है उसके पिता और बेटे हैं, यानी पिता का नाम जॉनसन है और बेटे का नाम बेंजी है। ध्यान से सुनते चलिए। तो क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके पिता के पास अपनी जो रेंटेड जमीन थी उस पर खेती करता था, अपना जीवन यापन कर रहा। उसके बेटा, उनका जो बेटा है बेंजी, वो बहुत दिन तक हो गया लेकिन कुछ भी वो बोल नहीं पाता। थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, है ना, पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत दिन तक बीतता चला गया लेकिन वो मंदबुद्धि था, सिंपल माइंडेड था। क्या था बच्चों? सिंपल माइंडेड था, मंदबुद्धि था, मतलब कि लोग ऐसा वो समझते थे। तो बहुत दिनों तक दिक्कत हो गई, बहुत दिन तक बहुत कुछ बोलता नहीं था, कुछ करता नहीं था, एकदम मशीन जैसा एकदम बैठा रहता था। तो उसके पिता ने कहा, उसको पिता को बड़ी चिंता हुई, किसी ने कहा कि भाई इसे किसी डॉक्टर से दिखाओ। तो वो जो है डॉक्टर से दिखाने के लिए जब ले गए, ठीक है ना, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो एक बात ऐसा है कि इसे तुम दिखाने के लिए तो लेकर आए हो, लेकिन इसको सबसे, इसकी जो बुद्धि है वो ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन कहने का मतलब है, उन डॉक्टर का कहने का मतलब था कि मेरा एक ही इंटेंशन है कि इसको ठीक करने का एक उपाय है क्या, कि एक काम करो कि इसके पास कुछ, इसको मुर्गी दे दो, तुम्हारे पास तो मतलब जमीन है ही, तो इसको कुछ मुर्गी पालन कराओ, क्योंकि बच्चों ने है मुर्गी से ज्यादा खेलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मुर्गी से ज्यादा खेलते हैं, ठीक है ना। तो उसको उसी के करके लगभग 10 से 12, लगभग कह सकते हैं डजन, 10 से 12 है ना, 10 से 12 मुर्गी जो है खरीद करके उसको दे दिया गया, ठीक है। और वो उसी के साथ, मुर्गी के साथ खेलता था, लेकिन मुर्गी के पीछे ये किसी को पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था कि क्या ये इतना दीवाना हो जाएगा मुर्गी के पीछे, ये पता ही नहीं था कि मुर्गी के पीछे इतना दीवाना हो जाएगा। मुर्गी के पीछे इतना वो दीवाना हो गया कि वो मुर्गी में ही दिन भर लगा रहा था, मतलब अब सब कुछ मुर्गी ही था उसके लिए, यानी जो हेंस थी, मुर्गियां थी, सब कुछ उसके पास वही थी, मुर्गियां ही थी, वो उसी में लगा रहा। धीरे धीरे उसको क्या माइंड किया कि मैं मुर्गी को मारना नहीं चाहिए, इस तरह से बना कर नहीं खाना चाहिए। अब वो क्या करने लगा, मुर्गियों के साथ वो खेलते खेलते उसके माइंड में ये आता गया, उससे अंडे, समझ रहे हो ना, एग्स की जो अंडे की तैयारी जो होती है वो होने लगी। फिर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, उसी तरह से उसका ढेर सारा अंडा सेल होने लगा, मतलब, और एक धीरे धीरे इतना बड़ा उसका बिजनेस बढ़ गया कि एक पोल्ट्री फार्म खुल गई उसकी। ध्यान से सुनते चलो मैं क्या कह रहा हूं, है ना, उसकी एक पोल्ट्री फार्म खुल गई, और यानी कहने का मतलब है कि इतनी बिकने लगी उसकी, इतनी सेलिंग्स होने लगी कि अब शहर जाने लगी उसकी अंडे बिकते हुए, है ना, शहर जाने लगी, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। जो बिजनेस बड़ा हो गया तो उसके पिता ने कहा कि, उसकी मम्मी ने कहा कि देखो जो पहली कमाई आई है इसको बेसमेंट में रख दिया, और कहा कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे बेंजी तो ये सारे तुम्हारे ही पैसे हैं। क्या कहा उसने, कि ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं बेंजी, है ना, और जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुम्हें पासबुक देंगे। जब 21 साल का वो हो गया तो उसको पासबुक दिया जाता है, एक सेरेमनी रखा जाता है कि चलो भाई उसको पासबुक देंगे, लेकिन उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा, पासबुक रख लिया, उसमें कितने पैसे थे वो भी पढ़ लिया। देखो बेंजी सिंपल माइंडेड था, उसके पिता ने ये समझा कि सिंपल माइंडेड है, लेकिन वो सिंपल माइंडेड तो जरूर था या नहीं था ये तो बाद में पता चलेगा। जो मुर्गी के अलावा जीवन में कुछ सोचता नहीं। बाद में उसने एक आर्टिकल पढ़ा, एक लेख पढ़ा, उसमें देखा कि कैसे मुर्गियों का जो है कैसे किया जाता है, कैसे उसको रखा जाता है। उसमें देखा कि कौन से स्पीसीज को किस तरह से रखेंगे तो हाइजीन होगा, वो रखना भी सीख गया, सब कुछ वो पढ़ा लिखा भी था, थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा, एक लेख पढ़ा, एक आलेख पढ़ा, उसमें देखा ये। अब समझिए ध्यान से कि आगे इसकी बिजनेस बढ़ती चली गई, अब इसका कारोबार जो था बहुत बड़ा हो गया। अब क्या करता, तो इसको किसी इंप्लाई की जरूरत थी, तो इंप्लाई में इसको, जैसे इन्होंने इंप्लाई के लिए मेल भी आए, फीमेल भी आए, लेकिन एक ऐसी फीमेल थी जिसका नाम था फ्लोरेंस, और ये जीवन में उसको कभी कुछ देखा ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि किसी को कुछ नहीं देखता था, लेकिन वो फ्लोरेंस नाम की महिला पे इसका दिल आ गया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो पेड़ों के बीच छिप करके एक जंक्शन, जो गैप जंक्शन होता है, वहां से उसकी वो टांगों को देखा करता था कि कैसी है। बाद में उसको इतना उस पर दिल आ गया कि उसने डिसाइड किया, फाइनली ही डिसाइडेड कि मुझे शादी करना है ना। अब मुझे शादी क्या किससे करना है, ठीक है, मुझे फ्लोरेंस नाम की महिला जो है उसी से मुझे शादी करना है। फाइनली वो डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी महिला से शादी करनी है, और उसने
देखो जो कहते हैं ना कि जो सीधा वाला गाय होता है ना, वो घास ज्यादा चरता है, ठीक है। तो वो क्या कर लिया कि वो फ्लोरेंस नाम की जो महिला थी, उसी से वो शादी करने का डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया। उसने मम्मा से कहा कि मम्मा आई वांट टू मैरी, है ना, विद फ्लोरेंस। तो उसकी मम्मा ने कहा कि देखो तुम उससे शादी तो करना चाहते हो, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तो उसी से शादी करूंगा। भाई जबरदस्ती उसने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद जब वो घर लाया तो बहुत बढ़िया से बर्तन तो नहीं धोती थी ना, तो उसकी मम्मी को पसंद नहीं आया। अब पता ही शादी होने के बाद क्या होता है, झगड़े होने चालू हो जाते हैं। झगड़ा होना चालू हो गया, है ना। झगड़ा होना जब चालू हो गया तो फिर क्या होना था, फिर तो वही होना था जो खुदा को मंजूर था, ठीक है। घर में बंटवारे की स्थिति आ गई। जो लड़का कभी अपने मम्मी पापा से ऐसे नहीं, उसने मम्मी पापा को कहा कि तुम्हें उसी किचन वाले रूम में खाना होगा और सोना होगा, तुम्हें जो करना वही रूम में तुमको करना है। जिस रूम में वो लोग रहते थे वो कमरा छोड़ दो, इसमें हम पति पत्नी रहेंगे। अंत में इतनी झगड़ा बढ़ गई दोस्तों, इतनी झगड़ा बढ़ गई प्यारे बच्चों कि वो झगड़ा सहन नहीं हो पाया और फाइनली उसने अपने मम्मी पापा को अल्टीमेटम दे दिया कि अब तुमको यह घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह घर हमने खरीद लिया है। यानी जिस गर्व की बात तो थी, गर्व की बात तो थी कि उसके बेटे ने, जिसके लिए वो रेंटेड जमीन पे जीवन बिताया, उसके बेटे ने उसे खरीद लिया। उसके बेटे ने वो चीज तो खरीद ली, इस बात का गर्व तो था। लेकिन यह पता नहीं था जॉनसन को बेंजी के बारे में कि क्या वही बेटा मुझे एक दिन निकाल देगा। और फाइनली वो गाड़ी चला करके बच्चों ले जा करके किसी पेमेंट पे, यानी वैसे जगह पर, झुग्गी झोपड़ियों वाली एरिया पर, स्लम्स एरिया, यानी जहां पर लोग पेशाब करने को लेकर के, मतलब जहां पे यूरिन करने को लेकर के मजबूर रहते हैं, वही वैसी स्थिति में ले जा करके वैसे जगह पर उसे छोड़ दिया। बच्चों ये हालात थे। यही पूरी कहानी की समरी है। आप पढ़ेंगे तो बड़ी कहानी लंबा हो जाएगा। राइट नाउ मैं यहां फोकस करता हूं। तो देखो मैं उसी को लिख कर लाया हूं बच्चों बड़ी बेहतरीन तरीके से। पहले मैं कहानी बताता हूं, फिर लिखी हुई बात समझाता हूं। द अर्थ इज ए वेरी फाइन स्टोरी। जो अर्थ है एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, रिटन बाई एन इंग्लिश राइटर एच.ई. बेट्स। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इट इज द स्टोरी ऑफ ए फार्मर। यह एक कहानी एक किसान की है जिसका नाम जॉनसन था। He is thrown out of his house by his own son named बेंजी। और उसे फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। कहां फेंक दिया गया, निकाल दिया गया? उसको घर से निकाल दिया गया। इसके पीछे की कहानी मैंने बताया कि व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था बच्चों बिहाइंड इट, उसके पीछे का, कि उसे घर से निकाल दिया गया। बेंजी इज ए सिंपल माइंडेड सन। बेंजी एक सिंपल माइंडेड सन, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से इंसेन टाइप का करना। इंसेन का मतलब होता है पागलपन जैसा लगना, एकदम मंदबुद्धि जैसा होना, है ना। सिंपल माइंडेड, एकदम कुछ नहीं बोलना। बेंजी हाँ, बेंजी हाँ, इस प्रकार से, मतलब एकदम कुछ नहीं बोलना, 10 बात पे एक बात बोलना। ऐसा कहते ना कि एकदम मत सुन है रे, मत छीन है रे, जो आदमी बोल रहा है तो सुन कहने लगा, सेटिया गया, इस टाइप का था वो। बेंजी इज ए सिंपल माइंडेड सन। हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेलबींग। और उसको लेकर के किसी को भी चिंता होगी, किसी के पिता को भी चिंता होगी, है ना। तो उसके पिता को इस बात को लेकर के चिंता थी बच्चों, है ना, कि क्या होगा। दे टेक हिम टू ए डॉक्टर। फिर उसको पिता को चिंता हो गई कि अरे, तो कहानी आप सुन रहे हो ना, क्या कि यह जो कहानी लिखी गई है एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखी गई है ना। ध्यान से सुनते चलो क्या मैं बता रहा हूं। कह रहा है आगे क्या कि हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वेलबींग दे टेक हिम ए डॉक्टर। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, ठीक है। ही सजेस्टेड देम टू हेल्प टू स्टार्ट ए बिजनेस। उसने, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि देखो इसको क्या करो कि बिजनेस करवाओ, है ना, बिजनेस करवाओ एक। क्या, कौन सा चीज का बिजनेस? तो मुर्गियों का। दे हेल्प हिम स्टार्ट हिज बिजनेस ऑफ द पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग होने लगी, है ना। बेंजी वर्क्स हार्ड एंड बिकम अ वेरी रिच पर्सन ऑफ द एरिया। और धीरे धीरे बेंजी उस एरिया का सबसे महान व्यक्ति बन गया, यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। ही मैरिड, है ना, और ही मैरिज अ गर्ल नेम फ्लोरेंस, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों? वह शादी कर लेता है किससे? फ्लोरेंस नाम की महिला से। अपने पिता के जो इच्छा थी, उसके मम्मी पापा को जो इच्छा थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके। द हाउस इन विच दे लिव इन अबाउट बेंजी। जिस घर में वो रहा करते थे वो घर रेंटेड था, उसके बेटे ने उसे खरीद लिया। बेंजी कंपेल्स हिज पेरेंट्स। और कंपेल्स का मतलब होता है पर्सन, मतलब टू फोर्स। कंपेल का मतलब टू फोर्स, मतलब जबरदस्ती निकाल देना, है ना। बेंजी ने अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती उस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करने को कहा। बाद में उसको घर
से ही निकाल दिया गया। वन डे ही ड्राइव्स, खुद से गाड़ी चला करके अवे फ्रॉम द हाउस टू, है ना, बेंजी फादर एंड मदर आर लेफ्ट एलोन ऑन अनफैमिलियर मतलब अपरिचित जगह पर, रोड टू हेल्प देमसेल्फ, है ना, वहां पर ले जाकर छोड़ दिया। सर इसके बारे में एक बार फिर से आप बताओ। देखो इसके बारे में फिर से बताता हूं, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमने अभी पढ़ा, एक बार ध्यान से सुनो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला चीज, ठीक है, ध्यान से सुनो 2 मिनट में। यानी इस कहानी में मैंने बताया आपको, इसकी समरी में मैंने बताया आपको कि देखो ये जो स्टोरी थी एचिबेट्स, ये जो स्टोरी है द अर्थ, जिसे लिखा है एचिबेट्स साहब ने, पहला, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम जॉनसन था, उसका एक बेटा था सिंपल माइंडेड, ठीक है, जिसका नाम बेंजी था। बेंजी बहुत दिनों होने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाता था, तो उसे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे किसी डॉक्टर से दिखाओ। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, जब डॉक्टर के पास ले जाया गया बच्चों, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि देखो जॉनसन, तुम्हारे पास जमीन है ही, तुम क्या करो, तो कहोगे सर उसके पास तो जमीन था नहीं, अरे भैया रेंटेड था ना, तो कहा इसको तुम क्या करो, कुछ मुर्गी दे दो और उसी जमीन पर मुर्गी पालन करेगा, इसको मन लगेगा। जैसा डॉक्टर ने कहा वैसे उसके पिता ने किया, 10 से 12 मुर्गी खरीद कर दे दिया। धीरे धीरे मुर्गी में उसको बहुत मन लगने लगा, उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। जब उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया तो उसकी कंपनी में काम करने के लिए कुलछनी आती है, जिसके कारण घर बर्बाद हो जाता है। वो कुलछनी कौन थी? फ्लोरेंस नाम की महिला, जो फ्लोरेंस नाम की महिला थी, और उससे वो क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, क्योंकि उस पे उसका दिल आ जाता है। जब वो शादी कर लेता है उससे जबरदस्ती, अपने मम्मी पापा के विशेष के खिलाफ, यानी उसके अगेंस्ट में जाकर के, उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद पता ही है कि वो उस टाइप की महिला थी, मतलब काम करने वाली, तो कितना साफ सुथरा रहेगी। अब बेंजी को ऐसी महिला की जरूरत थी, जैसे जैसे कहने का मतलब प्रिंस सर हैं, तो प्रिंस सर जैसा है वैसा चाहिए ना जी, कि भाई हम लोग हैं तो उसी टाइप की चाहिए। अभी मत अब हम खोज नहीं रहे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है उसी प्रकार से वो अपना तरीके से, उसका जो बिजनेस था उसी प्रकार से वो खोज रहा था, है ना, उसी प्रकार से वो खोज रहा था, जैसा उसका बिजनेस था। तो उसी प्रकार से उसने खोजा उस महिला को कि भाई ऐसी महिला से काम करेंगे, मोटी भद्दी, थोड़ा वो टूट जो था ना, वो एकदम मोटा उटा था जी, लटकल गुटल था। उसको मम्मी को ना ठीक समझ में नहीं आया, बोला कि ना नहीं ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको वही पसंद था। तो कहते हैं ना कि जब दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है समझ रहे हैं ना, तो उसी वाली बात थी, दिल लग गई उसकी, तो उसने कहा हम इसी से शादी करेंगे। तो फाइनली शादी कर लिया, और शादी करने के बाद घर में खटपट होना चालू हो गया। खटपट चालू हो गया तो ये सहन नहीं हुआ बेंजी को, औरत के बात में आ गया वो क्या किया, अपने मम्मी पापा को कह दिया कि भाई इस रूम खाली करो। पहले तो रूम खाली करवाया, दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया किचन वाला में, फिर बाद में उसने अल्टीमेटम दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, इतना बेशर्म था, ये बेहाया लड़का था कि इसने खुद फोर्ड वैन नाम की गाड़ी से, यानी वो कार से उसको क्या किया, एक पेमेंट पे, एक चौराहे पे बीच में ले जाकर के सड़कों पे किनारों में छोड़ दिया। यही है कहानी। तो इस कहानी से क्या सीखा आप लोगों ने? इस कहानी से 2 चीज सीखने की जरूरत है कि कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक पिता को अपने बेटे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी उनको अपने भी कुछ, जब जिंदगी उनके पास हो, जब अपनी जिंदगी हो, तो उनको भी कुछ कमा कर रखना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में उसको उस संपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, पहला। दूसरा, मेरा यह मानना है, इट्स माय ओपिनियन, जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, मेरा यह मानना है कि दूसरे चीजों में एक बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए, पिता पिता होते हैं, ध्यान से रखना चाहिए। और तीसरे मामले में कि एक पिता को सिर्फ और सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि सब भगवान के भरोसे है, जो करेंगे भगवान करेंगे, ठीक है, और जीवन, अपना जीवन जो ओरिजिनल समय हो, जब समय हो तो सिर्फ प्रीचिंग देने में, सरमन देने में, यानी उपदेश देने में हम बिता दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर फ्यूचर करियर, ये अच्छा नहीं होता है अपकमिंग करियर के लिए, क्योंकि आपने इस कहानी में देखा मेरे प्यारे साथियों। कैसी लगी कहानी जरूर कमेंट करना, आज कमेंट में भर दो और शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ। आज 50 के पहुंचा दो मेरे प्यारे साथियों। मैं आपसे दावा करता हूं कि जबरदस्त सेलिब्रेशन करूंगा, और एक और वादा करता हूं, एक शानदार टॉपिक लेकर आऊंगा जो एग्जाम में एकदम सीधे फंसेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। समरी ऑफ ए मैरिज प्रपोजल, जिसे एंटन चेकवो ने लिखा है बच्चों, बड़े ही शानदार, एंटन चेकवो के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही शानदार। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, समरी ऑफ ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है एक प्रस्ताव। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्रस्ताव। आज शेयर करो मेरे बच्चे, आज 50K होना चाहिए।
ठीक है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज होना चाहिए एकदम। बड़े ही बाई एंटेन चेकोव, ये किसके द्वारा लिखा गया है, एक रशियन राइटर है एंटेन चेकोव। देखो इसकी कहानी क्या है, पहले मैं कहानी सुनाता हूं, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज माय टीचिंग स्टाइल और कैसे आपको समझ में आए ज्यादा से ज्यादा। तो पहले इसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, इसमें हुआ क्या था। देखो बच्चों, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। ये एक कहानी नहीं बल्कि एक ड्रामा है जो कि स्टेज पे खेला जाता है। जैसे कि आपको पता है ना स्टेज पे कैसे हम ड्रामा खेलते हैं, आपको पता ही है स्टेज पे ड्रामा कैसे खेला जाता है, कैसे खेला जाता है, ठीक है ना। गांव, अगर आपका ध्यान मैं उस गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर दिवाली और दशहरा के टाइम पे एक ड्रामा खेला जाता है। उस ड्रामा में आप देखेंगे क्या होता है कि स्टेज पे कोई आता है, स्टेज पे कोई आया और उसके बाद पर्दा गिरता है, पर्दा खुलता है, उसके बाद वो ड्रामा होता है, चालू होता है जो भी। तो इस ड्रामा का कैरेक्टर 3 कैरेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा हमारी कैरेक्टर को, वो आपको ज्यादा कारीगर होगा। इस ड्रामा में 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है बच्चों चुबको जो है एक लैंड ओनर है, याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया, उसके अच्छा खासा जमीन है। उसकी एक बेटी है जिसका उम्र है 25 साल, नतालिया। और तीसरा जो है उसमें लोमोव है। लोमोव उसका नेबर्स है, यानी उसकी पड़ोसी है, ठीक है, उसका पड़ोसी है, नेबर्स है लोमोव। लोमोव जो उसका पड़ोसी है बच्चों, वो उसका जो पड़ोसी है लोमोव, वो जो है वो 35 साल का है, अनमैरिड है। कहीं ना कहीं वो नतालिया से सीक्रेटली लव करता है, नतालिया भी उससे करती है। ऐसी बात मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है, ये कहानी में नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता रहा हूं, ये बात मैं पढ़ने के बाद ये सब पता चलता है, ठीक है। तो एक चीज समझना पड़ेगा तुमको इसमें। तो क्या होता है बच्चों, सुबह सुबह का टाइम था, नतालिया जो है, ध्यान से सुनो कहानी को, पहले कहानी सुनो फिर ये लिखी हुई बात हम बताएंगे, ठीक है। पहले सुनो, इसको पढ़ने में 2 मिनट लगेगा, ज्यादा देर लगता ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो कहानी सुनो ध्यान से। तो ये 3 कैरेक्टर हो गए, चुबको याद रखना, नतालिया उसकी बेटी है, और लोमोव 3, ठीक है। ये तीनों चीजें बच्चों है। अब क्या हुआ कि देखो कहानी शुरू ऐसे होती है, पर्दा खुलता है, पर्दा पे कोई नहीं होता है, ठीक है। जब पर्दा खुलता है तो वहां पर सिर्फ चुबको होता है, उधर से एकदम कोट पैंट पहन करके, एकदम भोरे भोरे का समय था, सवेरे सवेरे जिसको हम लोग गांव में कहते हैं ना, भोरे भोरे, है ना, भोरे भोरे जो था वो आया, एकदम कोट उट पैंट के पहने हुआ था। ज्यादातर वो ड्रेस जो है पार्टी में जाने के लिए लोग पहनते हैं, है ना, पहनते हैं कि किस चीज में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए ज्यादातर वो चीज लोग पहनते हैं। तो वो पार्टी में जाने के लिए ज्यादातर लोग पहनते हैं। तो वो देखा तो कहा कि अरे लोमोव, बड़ा सवेरे सवेरे आए हो, क्या बात है। तो कहा ना ना ना, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी बस ऐसा ही आ गया। अरे नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो बोल नहीं रहा था, वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था बोलने में। तो वो एक प्रिडिक्शन करता है चुबको कि लगता है जरूर जो है ये कुछ ना कुछ मांगने आया है मेरे से। क्या करने आया है, कुछ ना कुछ मांगने आया है मेरे से, या तो फिर कुछ कर्ज उर्ज लेने आया होगा, वही वगैरह, है ना। तो बोला कि अच्छा ऐसी बात है। तो बोला बताओ बताओ क्या बात है। तो बोला कि नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो बोला क्यों, बताओ ऐसी क्या बात है, बताओ बताओ। तो बोला कि नहीं 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 बताएंगे। तो बोला बताओ बताओ क्या बात है। अरे तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, बताओ ना यार। तो बोला नहीं। तो फिर अंतिम में कहा कि अंतिम में बता देता है, वो बोलता है कि वो है ना क्या, मैं नतालिया से शादी करना चाहता हूं। बोला क्या, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो क्या, सचमुच में विल यू मैरी विथ नतालिया, क्या तुम सच में शादी करोगे नतालिया से। ऐसी चीजें जो हैं वो कहता है, कौन कौन कहता है, ठीक है ना, चुपको। ये बात जो है मतलब गले तक नहीं उतरी कि देखो भाई एक पिता सच में प्यार करने वाला हो तो ऐसा, मतलब देख रहे हो सीधे पिता से हाथ मांग लिया। तुम क्या करते हो, है शादी करने की बात ही आएगी तो हम नहीं बोलेंगे पापा से, क्योंकि भाई पापा मुझे मारेंगे, हम नहीं बोलने वाले हैं पापा से, ठीक है। मतलब शादी करने में, पार्क ले जाने में बड़ा अच्छा लगता है, जब शादी की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। ये बात है कि नहीं है, पीछे हट जाते हो आप, लेकिन हटना नहीं चाहिए। अगर आपने मोहब्बत की है तो भाई शादी करो, ठीक है। तो हुआ क्या, बोला सच में तुम पागल हो क्या, मतलब, लेकिन गुस्सा में नहीं बोला, उसके पिता ने गुस्सा नहीं किया, वो खुशी के मारे ओवरवेल्म था कि अरे वाह, एक पिता के लिए तो एक दर्द होता है, एक पिता के दिलों में उसको लगता है कि हम अपनी बेटी की कन्यादान कर दें, कितनी अच्छी बात होती है। इतना ही देर में पर्दा गिर जाता है, पर्दा खुलता है, उसके बाद नतालिया की एंट्री होती है। ध्यान से सुनो कहानी, किसकी एंट्री होती है, नतालिया की एंट्री होती है। नतालिया की जब एंट्री होती है तो उसके पिता ने यह बात नतालिया को बताया ही नहीं था कि ये तुम्हारा हाथ मांगने आया है। तो जब नतालिया देखी तो वो बोली कि अरे
तुम यहां कैसे? और बताओ लोमो, बड़ा सवेरे सवेरे आए हो और सज धज कर आए हो, क्या बात है? सज धज कर आए हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि देखो मैं बस ऐसे ही आया हूं, कोई बात नहीं, सही। तो दोनों के बीच एक चर्चा चलने लगती है। कहानी सुनना ध्यान से। चर्चा चलने लगती है ऑक्सन मेडोज नाम के जमीन। ऑक्सन मेडोज का मतलब होता है घास का मैदान। वो घास के मैदान के जमीन को लेकर के चर्चा चलने लगती है ना? क्या चलने लगती है? घास के मैदान को लेकर धीरे धीरे जो है ना, दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसको एक पैलिपिटेशन नाम की बीमारी है, यानी ऐसी एक बीमारी है, बीमारी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, एकदम ग्रिप में चला जाता है, शोक में चला जाता है एकदम ज्यादा, ठीक है ना? तो उतना ही देर में क्या होता है कि ऑक्सन मेडोज लेकर के जमीन को लेकर के लड़ाई होती है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब फटाफटी नहीं रे पगला, लड़ाई कहने का मतलब हुआ कि मतलब दोनों में एक्सप्लेटिव्स होने लगता है। एक्सप्लेटिव्स का मतलब होता है गाली गलौज होने लगा, है ना? है तुम्हारी मौसी वैसे थी, तुम्हारा बाबू जो वैसे, तुम्हारा चाची उससे फंसा हुआ, मतलब तरह तरह की जैसे बात होता है, होने लगता है। अब ये चीज को सहन नहीं होता है। किसको? इसी को, यानी लोमोव को ये चीज सहन नहीं होता और वो मतलब इतनी देर में बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो वो उसके बाद उसको पानी दे करके उस पर थोपा जाता है। जल्दी से उठता है, बोलता है, जल्दी से बेचारा उठ करके अपना घर भाग जाता है। उसके पिताजी फिर पर्दा पे कौन बचते हैं? उसके पिता, यानी नतालिया और, ध्यान से सुनो, नतालिया और वो उसके पिता चुमको। तो उसके पिता कहते हैं ठीक की सब नाश कर दी, यही तुम्हारा काम ही है, तुम बनाया हुआ काम बिगाड़ देती हो, है ना? वो क्या कहती, तुम बनाया हुआ काम बिगाड़ देती हो। तो उसकी नतालिया ने कहा मैंने क्या किया है? वो तो ऐसे बोल रहा था, उसका जमीन था। अरे ठीक, उसका जमीन, तुमको पता है किस लिए आया था? किस लिए आया था? बोला कि वो तुम्हारा हाथ मांगने आया था, तुमसे शादी करने आया था। बोलते क्या सच में मुझसे शादी करना चाहता है? ये सुनकर के मतलब एकदम उसको जो है बच्चों ये होने लगता है एकदम, मतलब लगती है कि आपने पापा पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और रोने लगती है। भाई बेटी के सामने पिता का क्या चलने वाला? पिता तो पिता होते हैं और बेटियों के लिए पिता बहुत प्यारे होते हैं और पिता के लिए बेटियां प्यारी होती है ना? वो ना जाने उसको बोलते हैं, उसको बुला के लाइए ना ये लाइए, जाते हैं बुला कर लाते हैं, ठीक है ना? जाते हैं तो उसका घर दरवाजा खटखटाते हैं तो कहते हैं हेलो, हम कौन? हम नतालिया पापा। तो हाँ, अभी तो आप उसी का सपोर्ट कर रहे थे। फिर जब आता है तो एक दोनों के बीच फिर बात होने लगती, क्योंकि वो तो जान जाती कि मेरा इसी सब शादी होने वाला है, मेरा इसी से शादी होने वाला है। तो अब वो लड़ाई नहीं करने के मूड में रहती है, लेकिन धीरे धीरे एक फिर से लड़ाई चालू हो जाता है, ठीक है ना? लीप और स्क्यूजर नाम कर कुत्ता को लेकर के, ठीक है ना? 10 क्लास में जब आप पढ़ेंगे सीबीएसई में तो मैरिज प्रपोजल में गेस नाम दिया, लेकिन यहां पर लीप और स्क्यूजर नाम करके दो कुत्ता को लेकर के, मेरा कुत्ता बढ़िया, वो कहता है मेरा कुत्ता बढ़िया है ना? शॉर्ट में थोड़ा हम बताना चाहते हैं, ठीक है? तो दोनों को लेकर के, उसको लेकर के लड़ाई चालू हो जाती है। फिर अंतिम में उसके पिता कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इस पर हाथ रखो। दूसरों को हाथ रखता है और जल्दी से एकदम किस होता है, उसके बाद खत्म। उसके पिता जो है एकदम चिल करते हैं, बोलते हैं अब तुम लोग को लड़ना है लड़ो, अब मेरा काम खत्म। यहीं पर जो है शादी हो जाती है। इसी का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव जिसे एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया? जो नहीं पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा बच्चों, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। इसी को लिखा गया एंटन चेखोव, एक रशियन राइटर है जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे बच्चों, उसी ने लिखा है। चलो इस कहानी को हम शुरू करते हैं फिर से। देखो, ए मैरिज प्रपोजल ए वेरी फाइन ड्रामा, यह क्या है? एक बहुत बढ़िया नाटक है, रिटन बाय ए रशियन राइटर। किसके द्वारा लिखा गया है? एक रशियन राइटर के द्वारा लिखा गया है ना, जिसका नाम था एंटन चेखोव। इट प्रेजेंट्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ विलेज लाइफ। इसमें दिखाया गया कि गांव की एक जो सच्ची तस्वीर है, सच्ची पिक्चर्स है, वो क्या है? इट प्रेजेंट्स ए कैरेक्टर लोमोव दैट इज ए हाइपोकॉन्ड्रिक, हिज मेंटल इलनेस क्रिएट्स ट्रबल फॉर हिम। उसको एक मेंटल इलनेस है, ठीक है ना? बताया ना तुम लोग को कि वो बहुत ज्यादा सोच लेता है किसी विषय में, तो उसको गहरी चला जाता है, एकदम सदमा में चला जाता है ना? ही प्लान टू प्रपोज, उसने प्लान बनाया कि मुझे किसको प्रपोज करना है? नतालिया को। नतालिया 25 साल की थी, ये ससुरा भी 35 साल का था, है ना? इसको भी दम लग रहा था कख नहीं मारे दंगल। हु ऑलरेडी लव्स हिम सेक्रेटली, कहता है कि ऐसा लगता है कि नतालिया भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करती थी, है ना? द ट्रबल बिगेन्स व्हेन ही रीचेज हर हाउस टू आस्क, लो, और वह इस तरीके से क्या है, वो एक दिन उसके पिता से हाथ मांगने पहुंच जाता है। कौन? मैरिज करने के लिए, शादी करने के। द गर्ल्स फादर चुमको इज वेरी हैप्पी,
यह सुनकर के उसके पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। बट लोमोव इज मिसअंडरस्टूड बाय द गर्ल, लेकिन लोमोव ने कुछ लड़की के साथ एक गलतियां की, है ना, यानी कि वो जो ऑक्सन मेडोज वाला बताया तुम लोग को, कहानी निकल गया। द गर्ल आफ्टर सम टॉक्स क्वारल विथ हिम ऑन ए इशू ऑफ पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड यही पीस ऑफ लैंड के बारे में, यानी ऑक्सन मेडोज के बारे में कहा गया है। नतालिया इंसल्ट लोमोव, नतालिया जो है यहां पर लोमोव को इंसल्ट करती है, जिसके कारण नतालिया जो है ये जो चला जाता है, होपलेस हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है, वो घर चला जाता है। व्हेन नतालिया कम्स टू नो दैट, फिर जो है नतालिया जो है ये बात जानती है कि वो मेरे से शादी करने आया था। दैट प्रपोज टू हर, ठीक है ना, सी बिहेव्स मैडली, वो एकदम खूब प्यार करती है ना, एकदम मैडली करने का मतलब वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगती, मैडली रिकॉल्स, बुलाओ उसे, मुझे शादी करना है, बुलाओ बुलाओ पापा बुलाओ। द क्वारल अगेन हिज टाइम ऑन द मैटर ऑफ देयर डॉग्स, और अगली बार जब वो आता है तो फिर बताया मैंने आपको कि डॉग्स को लेकर के उस पर चर्चा चलने लगती है, यानी कहने का मतलब है कि डॉग्स को लेकर के झगड़ा हो जाता है। इन द लास्ट सीन, मतलब जो ड्रामा चलती है तो सीन बाय सीन होता है ना, लास्ट सीन में नतालिया फादर टेक्स द मैटर सीरियसली, इस मैटर को सीरियसली लेते हैं, ज्वाइंस, दोनों का हाथ ज्वाइंस करते हैं, है ना, विथ नतालिया, एंड देयर कम्स टू हैप्पी, और दोनों की यहीं पे शादी हो जाती है। इसी बात पर्दा गिर जाता है, ये ड्रामा खत्म हो जाता है और शादी हो जाती है। उसके पिताजी अपना मारने लगते होंगे दारू, उसके बाद चलो काम खत्म, फिर दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है, यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है। यही ड्रामा का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, रिटन बाय एंटन चेखवो। कोई दिक्कत बच्चों, है ना? हाँ, तो इस तरीके का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। समरी ऑफ एन एपिटाफ, देखो बच्चों इसकी कहानी सुनो। ये पोएम है, कहानी नहीं है, पोएम है, जिसे एक बेहतरीन राइटर वाल्टर डी ला मेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर साहब के द्वारा लिखा गया। बड़े ही शानदार राइटर हैं वाल्टर डी ला मेयर साहब। इस कहानी में क्या होती है, इस पोएम में क्या बताया गया, इस पोएम की समरी छोटा सा पहले सुनो यहां बाबा से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस पोएम में एन एपिटाफ का मतलब ही होता है शिलालेख, यानी कि शिलालेख मतलब सील मतलब पत्थर, लेख पर लिखी हुई, यानी कि यह एक जो स्टोरी है, एक तरीके का जो बताया गया है इस पोएम में बच्चों, वो बताया गया है कि एक पश्चिमी देश में एक महिला हुआ कर, ध्यान से सुनना पहले, एक पश्चिमी देश में एक महिला हुआ करती थी। पश्चिमी देश में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी, वेस्ट कंट्री में एक महिला हुआ करती थी, और वैसी महिला उस कंट्री में थी नहीं, इतनी सुंदर थी। कवि ने लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। तो यानी इतनी सुंदर महिला थी उस जगह पर, इतनी सुंदर महिला थी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बहुत सुंदर महिला थी, बहुत ज्यादा सुंदर महिला थी, ठीक है ना। इतनी सुंदर महिला थी कि वो ऐसा कुछ दुनिया में महिला पैदा ही नहीं हुई, उतनी सुंदर महिला थी बच्चों। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो कभी जब वो सुंदर थी तो अपने लटक झटक, जब होता है ना कोई सुंदर, जब सुंदर होता है तो लटक झटक को दिखलाती थी, अपने सुंदर का कोई भी इस्तेमाल, कभी यहां कभी वहां। वो स्टैटिक नहीं थी, मतलब कहने का मतलब स्थिर नहीं थी वो, है ना। आज यहां है तो कल यहां है, अपने चेहरे का खूब सुंदरता दिखाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गई। तो पता है ना, मरने के बाद तो एक्सटर्नल जो ब्यूटी होती है वो मरने के बाद खत्म हो जाती है। जन्म के साथ ये ब्यूटी हमारा चेहरा है, हम जन्म के साथ आए, जन्म के साथ चली जाती है। तो कभी शायद उससे मोहब्बत करते हैं, या कभी को दर्द होता है। कभी कहते हैं, पोएट कहते हैं कि जब तक तुम जिंदा थी तो तुम्हें सब लोग याद करते थे। कभी कहते हैं कि जब तक तुम जिंदा थी तो तुम्हें सब लोग याद करते थे, लेकिन तुम्हें मरने के बाद कौन याद करेगा? हु विल रिमेंबर यू? मान लिया जाए मैं अगर तुमसे प्यार करता हूं तो मैं तुम्हें याद करूंगा, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं तुम्हें याद करूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा? और मान लिया जाए, कहने का मतलब है कि तुमको जब तक लोग याद करेंगे, जब तक ये जो तुम्हारा शिलालेख है, जो इस पर लिखी हुई बात है, लेकिन ये अगर टुकड़ा टुकड़ा में बट जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, तो तुम्हें कौन याद करेगा? हु विल रिमेंबर यू? कवि के कहने का मतलब है, यहां पर कवि समझाना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि देखो ये जो सुंदरता है, जो एक्सटर्नल सुंदरता है, जो बाहरी सुंदरता है, वो आंतरिक सुंदरता कभी नहीं। यानी कहने का मतलब है ये जो सुंदरता है ये जीवन के साथ आती है और जीवन के बाद चली जाती है, लेकिन कहने का मतलब है उनका कि जीवन में तुम कुछ अच्छा कर जाते हो। यानी आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, बिस्मिल्लाह खान चले गए,
लेकिन उनके द्वारा जो किए गए काम है वो आज भी जिंदा है, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उसी प्रकार से साइन संग्रह को कितने लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे दिलों में जिंदा हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है ना। तो यानी कहने का मतलब, कवि के कहने का मतलब है, कवि का कहने का मतलब है, जो सुनिए कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा जीवन में करो, तुम कुछ जीवन में ऐसा करो, जीवन में कुछ ऐसा करो, जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो जो मरने के बाद भी तुम लोगों के दिलों में क्या रहो, जिंदा रहो। तुम लोगों के दिलों में जिंदा रहो, यानी कि तुम चल तो गए हो, तुम्हारा जो मतलब आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है। ये शरीर का क्या है, यहां तो कोई स्टैटिक नहीं है, ऑल आर पेरिसेबल। ऐसे भी मनुष्य जो होता है पेरिसेबल होता है। बहुत बड़े कवि हैं रॉबर्ट हेरिक, जिन्होंने कहा है ना। तो ऐसे भी इसका क्या मतलब है, ये तो ऐसे भी पेरिसेबल है, एक ना एक दिन इसे मरना है। तो कहने का मतलब है, लेकिन लोगों की तुम कुछ कार्य करोगे जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ब्यूटी जो होती है वो सुंदरता के, ब्यूटी जो होती है, ब्यूटी जो सुंदरता होती है वो जीवन के साथ आती है और जीवन के साथ चली जाती है। तो यही कवि समझाना चाहते हैं चैप्टर्स की। देखो वो सुंदर जो महिला थी, जब तक जिंदा थी तो खूब लटक झटक दिखला रही थी, इधर से इधर घूम रही थी, इधर उधर घूमने वाली महिला थी और खूब अपने सुंदरता का इस्तेमाल ले। मरने के बाद उसे कौन याद करेगा? मरने के बाद मान लिया जब मैं मोहब्बत करता हूं तो मैं याद करूं, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा? बहुत तो वो जो शिलालेख पर लिखी हुई चीज है उस पर लोग देख करके उसको जानेंगे, समझेंगे और उसको याद करेंगे। लेकिन जब वो शिलालेख क्रम्बल में बदल जाएगा, यानी टूट जाएगा, तो फिर उसे कौन याद करेगा? हु विल रिमेंबर? तो यानी कहने का मतलब है कवि का कि जीवन में, कवि का कहने का मतलब है कि जीवन में तुम कुछ ऐसा कार्य करो कि जो आज तुम किए हो, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में तुम्हारा जो विचार हो वो जिंदा हो, तभी वो जीवन भर वो व्यक्ति जिंदा होता है। यानी कहने का मतलब है ये जो सूरती है, जो खूबसूरती है, ये जो तुम्हारी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको कोई भी याद नहीं करेगा। यानी कि तुम्हारी जो इंटरनल ब्यूटी है वो जीवन भर लोगों के दिलों में जिंदा होता है। कवि का कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। वो देखो आगे क्या कर रहा है, तो इसी के बारे में कहा गया है। अब देखो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, जो सुनो, एन एपिटाफ इज रिटन बाय इंग्लिश पोएट वाल्टर डीला मेयर। ये किसके द्वारा लिखा गया? देखो कितना शानदार मैं तुम्हारे लिए लिख कर लाया हूं। कह रहा है कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय इंग्लिश पोएट। कमेंट से आज भर दो और कौन सी सेशन अगली लेकर आना है ये भी लिखना। आज इतने लोगों तक शेयर करो इस सेशन को, इतने लोगों तक शेयर करो इस सेशन को कि लोग कहे आज की आज 50 के प्लस हो जाए बच्चों। एन एपिटाफ इज रिटन बाय इंग्लिश पोएट। ये क्या है? इंग्लिश पोएट के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है वाल्टर डीला मेयर। द पोएट एक्सप्रेसेज, पोएट जो है यहां पर विस्तारित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं? हिज सैड फीलिंग फॉर, है ना, इम्पटी, सैड फीलिंग कर रहा है कि एपिटाफ ऑफ ए लेडी, है ना। क्या कह रहा है बच्चों कि यहां पर बताया गया कि एक औरत का जो शिलालेख है उसके लिए उसको सैड फीलिंग है, वो मतलब उदास है, कवि जो है उदास है। द लेडी बिलोंग्स टू, वह जो लेडी थी वह कहां से बिलोंग करती थी? वेस्ट कंट्री, यानी पश्चिमी देश से बिलोंग करती थी। ही कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा उनका कहना है कि वो बहुत सुंदर महिला थी, एंड चार्मिंग लेडी, है ना। बट द पोएट फील्स, पोएट कभी ऐसा फील करते हैं, द ब्यूटी इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी ऑल्सो डाई विथ द पर्सन। कहा कि फाइनली जो ब्यूटी होती है वो रेयर, मतलब कि मुश्किल से मुश्किल, जब तक वो जिंदा है तभी तक वो ब्यूटी जिंदा होती है, जो जन्म के साथ आती है और जन्म के बाद वो चली जाती है। यही ब्यूटी का मतलब होता है। देयर इज नो रिमेंबर टू ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाइड। यही मैं कहना चाह रहा था, यही देखो इसमें लिखा भी गया है बच्चों, है ना, कि जीवन में जो इंटरनल ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, वो जीवन भर रहते हैं, और जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, यानी कहने का मतलब देयर इज नो रिमेंबर, उसे कोई याद नहीं करता मरने के बाद। पीपल सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन। इसीलिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपने पीछे कोई अच्छा काम छोड़कर जाते हैं वही लोगों के दिलों में जिंदा होते हैं, है ना। दीज पीसेस ऑफ वर्क एड्स द ब्यूटी ऑफ एन एपिटाफ। और यही बात जो है एन एपिटाफ में लिखी हुई थी कि चलो ये ऐसी बात थी ऐसी, लेकिन उसके बारे में लिखी तो शिलालेख में जो बात थी वो उतना ही दूर तक थी, लेकिन वो टूट जाता तो उसे कौन याद करता, है ना। तो इसे लिखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया रहेगा।
आगे देखिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। ये बच्चों ये एक हास्यपद पोयम है, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट में कहा गया बच्चों कि एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में, कि मतलब एक ऐसी बिल्ली है जिससे स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी परेशान है। ये क्राइम तो करती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती है। मतलब ये ऐसी है कि फुटप्रिंट्स भी नहीं छोड़ती है, पद चिन्ह भी नहीं छोड़ती है, ताकि उस पुलिस जो है वहां पर स्केच बनाकर उसे पकड़ ले, नहीं छोड़ती है। स्केच बनाकर पकड़ ले वो नहीं छोड़ती है। इसीलिए इसको कहा गया मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। ये एक ऐसी बिल्ली है जो मिस्ट्री कैट है, यानी कि रहस्यमयी बिल्ली है। सच में है। कभी यह कभी पेड़ों के ऊपर नजर आती है तो कभी आसमानों में नजर आती है। कैसे बिल्ली है? कभी कभी गलियों में नजर आती है, लेकिन जैसे कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मैंने यहां पे बिल्ली देखा है, तब तक वो बिल्ली चली जाती है। कभी कभी उन बंदरगाहों के बीच नजर आती है। मानो ये कैसी बिल्ली है? मैकाबिटी, मैकाबिटी, देयर इज नो लाइक मैकाबिटी। अरे बिल्ली, यहां कोई बिल्ली नहीं है, ऐसी बिल्ली है ना? ऐसी बिल्ली है। देखो उसी के बारे में कहा गया। तो इसे लिखने वाले एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट कह सकते हैं उन्हें, है ना, जिनका नाम है थॉमस स्टेंस एलियट, जिन्होंने लिखा है बच्चों मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट टी.एस. एलियट, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं टी.एस. एलियट के नाम से जानते हैं। द पोएट कॉल्स, पोएट पुकारते हैं, ठीक है ना, मैकाबिटी मिस्ट्री कैट। इसे मिस्ट्री कैट कहते हैं बिकॉज इट इज नेवर फाउंड एट प्लेस ऑफ क्राइम। इसे मिस्ट्री कैट क्यों कहा गया? पूछा जाएगा तुमसे कि भाई, पूछा जाएगा तुमसे कि वाई मैकाबिटी इज कॉल्ड ए मिस्ट्री कैट। तुमसे पूछा जाएगा कि वाई मैकाबिटी इज कॉल्ड ए मिस्ट्री कैट, तो यू विल राइट कि यस मैकाबिटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज ही क्रिएट्स क्राइम। इसे ही से क्यों तुलना किया? यहां पर पर्सोनिफाइड किया गया है। अगर किसी जानवर को, छोटे चीजों को ईट के जगह पर ही से तुलना कर दिया जाए तो उसे पोएटिक डिवाइसेस में पर्सोनिफाइड करते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। देखो ध्यान से, ठीक है, ये सब लिटरेचर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो कह रहा है कि नेवर फाउंड एट द प्लेस ऑफ क्राइम, जहां वो क्राइम करती है वहां पकड़ी नहीं जाती है। इट सीम्स एवरी टाइम मैकाबिटी कमिट्स का मतलब गलती, द क्राइम पोएट्स इंप्रेशन ऑफ मैकाबिटी इज वेरी पावरफुल। यानी बताया गया है कि वो जो है बहुत पावरफुल है ना। ही कंपेयर्स इट टू नेपोलियन। इसीलिए ये इतनी, भाई तो नेपोलियन को भी फेल कर दी ना। नेपोलियन बोनापार्ट इतने बड़े शासक थे, इतने बड़े, है ना, उससे भी ज्यादा इसके बारे में बताया गया कि उससे भी ज्यादा ये बहादुर है। मत सोचो, ये तो अकेले लोगों को तंग करके रखी है। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड की जो इतनी बड़ी लंदन की पुलिस है वो भी इसे नहीं पकड़ पा रही है ना। उसी के बारे में कहा गया है, ये वो भी नहीं इसको पकड़ पा रही है। ही इज पावरफुल, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट एंड नेग्लिजेंट ऑफ आउटवर्ड लुक। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल बिकॉज हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाइंड। अब भाई मान लीजिए चला गया, क्राइम करती तो है और चली जाती, तो पुलिस वहां आती है तो सोचती है कि चलो भाई मैं यहां आया हूं तो इसको कर लेता हूं, तो उसके फुटप्रिंट्स स्केच बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स तक नहीं छोड़ती है। भाई ये कैसी बिल्ली है? तो ऐसी स्थिति में इसे रहस्यमयी बिल्ली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रहस्यमयी बिल्ली ही तो कहेंगे, है ना। एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ स्कॉटलैंड, और कहा गया कि इसको देखा जाता है कि भाई इसका स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास कोई इसका रिकॉर्ड है पहले से क्राइम में, तो फुटप्रिंट से नहीं मिलता है तो कैसे एफआईआर दर्ज कर लेगी? पीपल से ही चीट्स एट कार्ड्स, और इसीलिए कहते हैं लोग कि ये क्या है, चीट करती है, एक कार्ड्स खेलती है एक तरीके का, है ना, है लोगों के साथ। तो इसीलिए इसको कहा गया है मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है बच्चों, आगे देखो, समरी ऑफ अ स्नेक। पता है ना इसके बारे में कहानी आप लोगों को? बोलो पता है कि नहीं पता है बच्चों? है ना, कहानी पता है ना? क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी है समरी ऑफ अ स्नेक। देखिए ध्यान से समरी ऑफ अ स्नेक के बारे में। यह बच्चों एक सांप की कहानी है। यह कैसे शुरू होती है सांप की कहानी? जो सुनो, सांप की कहानी शुरू होती है ऐसे। कैसे? ऐसे, जिसे एक बहुत बड़े बेहतरीन राइटर डीएच लॉरेंस ने लिखा है। क्या कहते हैं डीएच लॉरेंस? जो सुनो, डीएच लॉरेंस साहब कहते हैं समरी ऑफ स्नेक में कि एक सांप था और वो सांप जो है मेरे वाटर ट्रफ, मेरे नाद के पास पानी पीने आया
और उस दिन गर्मी का मौसम था, हॉट हॉट डे था, मैं भी पैजामे में था, निकला और मैं भी पीने गया, तभी देखा अचानक से, है ना, कि अरे वहां तो कोई और है, और मैंने उसे एक मेहमान की तरह समझा कि वो मेरे घर मेहमान आया है, इसलिए उसकी पहला वो उस जगह पर उसका हक है, इसलिए पहले पानी वो पिएगा, तब हम पिएंगे, क्योंकि लाइक अ सेकेंड कमर, हम जो है सेकेंड कमर की तरह है। कमर मतलब ही कमर उमर नहीं, कमर का मतलब आने वाला, मैं सेकेंड कमर हूं। और उसको हॉस्पिटलिटी के तौर पे, उसको मेहमानगिरी के तौर पे उसको क्या किए उसको, है ना, उसको पानी पीने दिए। और उसके बाद में यह कहा गया था कि जिस जगह पर इटमा सिली, वहां पर जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां से जो सांप निकलते हैं वो जो गोल्ड कलर के होते हैं वो वेनेमस होते हैं, यानी पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो कलर के होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। और उसका जो कलर था उसी टाइप का था, ठीक है ना, गोल्ड कलर का था। इसलिए उसको ना चाहते हुए समाज के जो एजुकेशन ने था वो क्या कर दिया, उसे मारने पर मजबूर कर दिया कि इफ यू वर अ मैन, यदि तुम एक आदमी हो, यदि तुम मर्द हो, तो यू हैव किल्ड, तुम्हें मारना चाहिए, यू हैव टू किल्ड, तुम्हें मारना चाहिए, यू शुड किल्ड, तुम्हें मारना ही मारना चाहिए, मुझे दम। ऐसा उन्होंने किया, लेकिन वो मारना नहीं चाहते थे। फाइनली जब सांप पानी पी करके बिल में घुस गया, आधा शरीर को घुसा लिया, तब कवि को रहा नहीं गया और कवि ने एक लट्ठा उठाया और उस पर मार दिया। और वो उसको घिन सी आने लगी, उसको एक्सपाइट होने लगा कि यार ये मैंने क्या काम कर दिया। लेकिन वो बाद में कहते हैं कि मानो वो जंगल में एक वनवास की तरह गया है और वो आएगा एक न एक दिन, जब अगली बार आएगा तो उसको हम मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। यही थी स्नेक की कहानी बच्चों। आइए समरी देखिए क्या है, हमने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। A snake is written by an English poet. A snake is written by an English poet. किसके द्वारा लिखा गया है? A snake is written by an English poet D.H. Lawrence. किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? D.H. Lawrence के द्वारा लिखा गया है ना। In this poem he curses human education, है ना। कहा कि मानव के अभिशाप ने, मानव के जो श्राप थे, एजुकेशन दैट कंपेल्स का मतलब होता है फोर्स करना, टू डू फोर्स, है ना। कंपेल्स टू किल एन इनोसेंट स्नेक, ए स्नेक कम्स टू ए वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ का मतलब वो नाद के पास आया था, है ना। वाटर इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, और वह गर्मियों का दिन था, है ना। द पोएट गोज थ्रू मेनी क्वेश्चंस, पोएट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं मारूं कि नहीं मारूं, है ना। द पोएट नॉलेज फोर्सेस, और अंततः पोएट के जो नॉलेज थे वो फोर्स किया कि, है ना, कि क्या वाटर एंड ट्राइज टू रिटर्न बट इमीडिएटली आफ्टर हिज एन एक्ट किलिंग द रिग्रेट्स ए लॉट। रिग्रेट्स का मतलब होता है पछताना, रिमोर्स कर जाना, यानी अंततः में उसको बहुत ज्यादा रिमोर्स हुई, पछतावा हुई। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत अधिक। फाइनली क्योंकि उसने डंडा लॉक्स चला दिया था, लट्ठा चला दिया था बच्चों, है ना। चलो, समरी ऑफ माई ग्रैंडमदर हाउस, माई ग्रैंडमदर हाउस पे लिखी गई समरी है बड़े शानदार तरीके से। देखो क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, उसको समझो। माई ग्रैंडमदर हाउस, यह कहानी कमला दास की है। यह कमला दास बचपन में जब जन्म ली तो दादी मां के पास इसका लालन पालन हुआ। बचपन में इसके मम्मी पापा, इनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई बच्चों। इसको कभी प्यार मिला नहीं। जो प्यार इसको मिला वो अपनी दादी मां से इसको प्यार मिला। दादी मां इसको बहुत प्यार करती थी। इसको दादी मां जो है ना बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसको दादी मां। इतना प्यार करती थी कि मत पूछो, है ना। बहुत प्यार करती थी इसको दादी मां, और दादी मां प्यार करती रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन इसकी दादी मां मर जाती है। दादी मां मरने से पहले इसकी शादी करते हैं। इसकी शादी हो जाती है। होने के बाद ये सोचती है कि जो मुझे प्यार नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्यार मिल पाएगा, है ना। जो मुझे प्यार यहां नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्यार क्या होगा, मिल पाएगा। आज ना कल तो मिलेगा ही हमको प्यार। तो वो फाइनली जो है इनको प्यार, बच्चों क्या कहें, इन्होंने बताया है कि जो ओरिजिनल में लव होता है ना, वो जो दादी मां के द्वारा जो लव मिलता है ना, वो निस्वार्थ लव होता है।
निस्वार्थ प्रेम होता है। बिना स्वार्थ के किया गया प्रेम को निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, वो होता है। क्योंकि उन्होंने लिखा है सेक्स एंड डेस्टिनी नाम की किताब में कि हमारे साथ जो हुआ, क्या हुआ कि कुछ दिन शादी के बाद इसके पति इसके साथ रहे, उसके बाद इनको छोड़ दिए, यानी कि जब वो मन भर गया। तो बताती है कि लव का मतलब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स होता है, यानी सेक्स है तभी लव है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने ही दिया। उन्होंने लिखा है ये किताब में, सेक्स एंड डेस्टिनी नाम की किताब में, कि जहां सेक्स है वही लव है। विदाउट सेक्स यू कैन से कि दैट इज लव, वह लव है या यह लव है। ऐसा उन्होंने लिखा, हम नहीं कह रहे ऐसा, वो उनकी किताब कहती है। उनकी किताब को पढ़िए आप। तो वो उनको बेचारी को वहां मम्मी पापा का प्यार तो मिला नहीं, दादी का प्यार मिला। उससे बढ़िया उसको लगा कि चलो पति के यहां जाएंगे तो पति भी प्यार करेंगे, लेकिन वहां भी उसको प्यार नहीं मिला। वहां भी उसके पति के साथ कुछ दिन के बाद छोड़ा छोड़ी हो गया। समझ रहे हो ना? अब क्या होगा जब ये हो गया, तो बाद में बेचारी फिर उसके बाद जो हो, ऐसे कमला दास हमारे यहां की राइटर है नहीं, ये एंग्लो इंडियन राइटर है, मतलब हमारे यहां की नागरिकता, उनके पूर्वज यहां आए थे। तो कहने का मतलब क्या है जो समझो इनका। उसके बाद इनकी जब ये राइटर बनी तो उन्होंने दादी मां के लिए लिखा, और वही नाम था माई ग्रैंडमदर हाउस। वो वहां से बहुत प्यार पाई थी। आज वो घर जो है, जब गई है देखने, विजिट करने, तो घर में सांप घूम गया है, सूना सूना लग रहा है, और उसका मन करता है कि काश मैं यहां से अपनी जो हवाएं हैं उसको भर करके अपनी बाहों में ले चले जाऊं, और उन गेट पर जहां मैं रहती हूं, बेडरूम के गेट पर मैं उसे रख दूं, उसके गेट पे, ताकि जो हवाएं चले और उससे उस हवाओं में अपनी दादी मां को महसूस करूं। क्योंकि वो कहती है कि ये जो प्यार था ना, जहां से मुझे प्यार मिला था, वो प्यार मुझे जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो लव था ना वो अलग लव था। यानी माई ग्रैंडमदर हाउस में उन्होंने अपनी दादी मां के घर के बारे में और बिताए हुए पल को याद करती है, और उनको पछतावा होता है, रिपेंट्स होता है कि काश मेरी दादी मां जिंदा होती, है ना। आगे देखो करे, आगे क्या करे। माई ग्रैंडमदर हाउस इज रिटन बाय इंडियन पोएटिस। इंडियन पोएटिस, ये जो लिखी गई है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास, भारतीय कमला दास के द्वारा। हियर सी डिस्क्राइब्स, यहां पर वो डिस्क्राइब्स करती है डिजर्टेड कंडीशन ऑफ ग्रैंडमदर हाउस, की आज हमारी दादी मां की घर एकदम सूना सूना हो गया है, रेगिस्तान जैसा हो गया है। आज हमारे दादी मां के घर में सारे पेड़ पौधे जम गए हैं, उन किताबों के बीच सांपों का आगमन होने लगा है, वहां कोई नहीं है। यह देखकर उन्हें दुख होता है। उस कंडीशन को बताती है कि काश यही वो किताब है, यही वो जगह है जहां से मैंने प्यार पाया था, जहां से मुझे दादी मां प्यार करती थी। आज वो दादी मां मेरी नहीं है ना। हर ओन लाइफ, हर ग्रैंडमदर इज नो मोर। अब उसकी दादी जो है इस दुनिया में नहीं है। सी फाइंड्स हरसेल्फ अलोन, और वो अपने आप को अकेला पाती है ना। सी लैक्स लव इन हर लाइफ, और अपने जीवन में कहती है कि वो प्यार अब जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। कमी है, लैक का मतलब वो जो प्यार की कमी है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। वो कहती है कि मुझे, मेरे पास आज रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो दादी मां का प्यार नहीं। क्योंकि उसने सच्ची प्रेम अगर किसी को बताया है तो बताया है कि दादी मां से जो सच्ची प्रेम थी, उसके अलावा मेरे पास कहीं और कोई प्रेम नहीं। क्योंकि बाकी लोगों का जो प्रेम है उसके पीछे सेक्स छिपा है, उसके पीछे लस्ट छिपी है, उसके पीछे ग्रिड छिपा है। बाकी लोगों के उसके पीछे यह सब छिपा है, लेकिन दादी मां के पीछे जो प्यार था वो निस्वार्थ प्यार था। ना तो लस्ट छिपा था, ना तो ग्रिड छिपा था, ना तो कोई, ऐसा बात वो कहती है। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हाउस इज फेयरफुल, कहती है कि जो इस घर का प्रेजेंट कंडीशन है, जो आज की कंडीशन है, जो प्रेजेंट में जो कंडीशन है, आज की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंट की कंडीशन है, वो फियरफुल है, यानी डरावना है। कैसा है? डरावना है आज की कंडीशन में। द पोएटेस वांट्स टू टेक फ्रॉम द प्लेस आर्मफुल ऑफ डार्कनेस एट द हर हाउस, कहती है कि यहां जो अंधेरा है, मन तो करता है कि इन हवाओं को, इन अंधेरों को अपनी बाहों में समेट लूं और लेकर मैं चला जाऊं। मेरा मन तो ऐसा करता है, अपनी इच्छा जाहिर करती है वो, है ना। सी लिव्स नाउ, ठीक है ना, जहां वो रहती है,
जहां वो रहती है वहां वो अंधेरों को, उन हवाओं को भर करके ले जाना चाहती है कि ताकि अब तो कुछ बचा नहीं, मेरी दादी मां रही नहीं, कम से कम इन चीजों को मैं भर कर ले चलू जाऊं अपनी बाहों में, ताकि जब भी हवाएं चली और उन दादी मां को अपने मैं महसूस करती रहूंगी। हाय रे हाय, जिए तो जिए कैसे बिन तेरे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, है ना। क्या करा, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल तेरे बिना, तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, मेरा दिल तो सिर्फ आपके बिना नहीं लगता है, क्या बताऊं, है ना। चलो आगे देखो, कह रहा है यानी आज उसको मन ही नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है दादी के बिना, अब कुछ नहीं बचा है तो दादी मां की वो, समझ रहे हो ना, उन घर में कुछ तो मिल नहीं पा रहा है, तो वही सब चीजों को, डार्कनेस को समेट करके अपनी बाहों में ले जाना चाहती है। आगे देखो, शी वांट्स टू पुट दिस डार्कनेस सेफली इन हर बेडरूम टू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का मतलब होता है यादें, है ना, कह रहा है रिकलेक्ट, उसको रिकलेक्ट करना चाहती है ना, रिकलेक्शंस का मतलब ऐसे यादें होते हैं, इसके यहां पर मेमोरी का मतलब यहां पर याद लिखो, रिकलेक्ट, पुनः उसे कलेक्ट करना चाहती है उस चीजों को, ऑफ द पास्ट, कहता है जो दादी मां के साथ बिताए हुए पल हैं उसे वो रिकलेक्ट करना चाहती है, पुनः जमा करके उन अपनी यादों में समेटना चाहती है, यही उनकी अंतिम इच्छा है। इसीलिए उन्होंने माई ग्रैंड मदर हाउस ली, अपनी मां, दादी मां की घर, यही उनकी दादी मां की घर है जिन्होंने उसे लिखा है ना, जिन्होंने उसको क्या किया है, लिखा है, यही उनकी दादी मां की घर है जिन्होंने उसे लिखा है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, अगला है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यह क्या है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। बच्चों कोई तुमसे पूछे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है, तो भारतीय संस्कृति सभ्यता में बताई गई है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन कैसा है और इंडियन सिविलाइजेशन कैसा है। सपोज दैट समवन आस्क यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो यू विल राइट एंड यू विल से टू हिम एंड हर, क्या लिखोगे जो सुनो, पहला क्वेश्चन अगर तुमसे ऐसा पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, लिखोगे देयर इज ए बिग डिफरेंस, देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स या यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स मोरालिटी, वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स इमोरलिटी। ठीक है ना, यानी तुम्हें ऐसे लिखना होगा, इसका मतलब ये मैंने क्यों कहा, यहीं से इसकी पूरी कहानी की अर्थ है। ये पूरा निबंध में, पूरा ऐसे में जो महात्मा गांधी ने बताया है, वो बताया है कि हम जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम जो है मानवता को समझते हैं, हम जो है सभ्यता को समझते हैं, यानी कि हमारी सभ्यता हमें जीने के लिए सिखाती है, हमारी सभ्यता हमें मल्टीप्लिसिटी में नहीं जाने को कहती है, हमारी सभ्यता वस्तु की पूजा नहीं, हमारी सभ्यता आत्माओं की पूजा करती है। लेकिन जो उनकी सभ्यता है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो वस्तु की पूजा करती है, वो भलचुअपनेस को बतलाता है, वो भोग विलासता में जीता, यही इसमें बताया गया। उनकी एक टेंडेंसी है, उनकी एक प्रवृत्ति है, जिन्होंने बताया है, ये उनकी टेंडेंसी है, उनकी प्रवृत्ति है। क्या उनकी प्रवृत्ति है? उनकी प्रवृत्ति ही है कि वस्तु की पूजा की जाए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि उनकी ये टेंडेंसी रही है, ये प्रवृत्ति रही है कि किसी को लूट घसोट करके क्या कर लेना है, सब कुछ अपना बना लेना है, सभ्यता से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी चैप्टर, कोई तुमसे पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और यूरोपियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो कहना कि यह एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे से शुरू करोगे बच्चों, लिखो कैसे लिखोगे जो सुनो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह उनकी एक बहुत बड़ी संग्रह है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिससे लिया गया है। और इस ऐसे में बताते हैं महात्मा गांधी एक निबंध के तौर पे कि भारतीय संस्कृति क्या है और यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, यानी कि उधर पश्चिमी देशों की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है।
इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरी चर्चा की गई है। बताते हैं महात्मा गांधी इसमें कि कंपेयर्स द इंडियन और एंशिएंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन कहो या एंशिएंट सिविलाइजेशन कहो एक ही है, वेस्टर्न कहो या मॉडर्न कहो एक ही सेड दैट। वो कहते हैं कि हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप मोरालिटी व्हाइल द वेस्टर्न स्प्रेड्स इमोरलिटी। यानी जहां पर हम मोरालिटी मानवता को, नीति को, एथिक्स को बढ़ावा देते हैं, वहीं पर वो क्या करता है, मॉडर्न, यानी कहने का मतलब है वो इमोरलिटी को दिखलाता है, वो वस्तु की पूजा करता है ना, भौतिकवाद की पूजा करता है वो। समझ में आ रही बात? आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, देयरफॉर वी नीड कॉपी टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हम गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सेट कर रखा है कि उसके सभ्यता को कभी भी कॉपी करना नहीं है ना, क्योंकि उसकी सभ्यता को हम कॉपी करेंगे तो हमारे हाथ पैर जो है वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे, मानो एकदम। वो सजेस्ट करते हैं कि मन तो बहुत कुछ करता है, सजेस्टेड है ना, लेकिन आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव when the civilization the world died. Therefore Gandhi ji words, if we want to India rise shine, we should always value the glory of dignity, summary of Indian civilization and culture, महात्मा गांधी, there is no match। और कहते हैं लास्ट में, वो लाइन में कहते हैं कि कभी भी किसी भी कीमत पर उसकी सभ्यता हमें मैच नहीं कर सकती, उनकी सभ्यता उन्हें मुबारक हो, हमारी सभ्यता हमें मुबारक। ठीक है ना? चलो, इसमें बस तुमको समरी में यही समझाना है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है और यूरोपियन सिविलाइजेशन सभ्यता क्या है। तो कहना सीधा सवाल का डिफाइन से शुरू करना, डेफिनेशन से जो हमने परिभाषा बताया है। चलो कमेंट एकदम भर दो बच्चों। आगे समरी है जो आई हैव ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किसके द्वारा लास्ट समरी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये ऐसे समरी हैं जो एग्जाम में बहुत बेहतर होगा बच्चों। मैं जब अभी क्लास लेकर बाहर निकलूं तो मैं 50 के सब्सक्राइबर देखना चाहता हूं, देखता हूं कि तेरा प्यार कहां तक आज। तो आई हैव ड्रीम, इसका मतलब है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने लिखा था बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। यह लिखी गई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इन्होंने एक सपना देखा था। यह कहानी शुरू होती है, यह कहानी शुरू होती है बच्चों अमेरिका से। अमेरिका में जो निग्रोज लोग थे ना, निग्रोज जो हबसी लोग थे, जो निग्रोज लोग थे, जो हबसी लोग थे अमेरिका में, और निग्रोज लोगों को आज से नहीं 100 वर्षों एक इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन कराया गया था कि आपको वही हक दिया जाएगा, आपके बच्चे काले और गोरे रंग के जो बच्चे हैं वो सब एक साथ होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसी इस बातों पर विफलता हो गई। एक बात आती है, एक रोजा पाकर नाम की एक महिला थी जिनको बस के सीट पर से उतार करके निचले पायदान पे बैठा दिया गया। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनकी कभी इच्छा नहीं, उन्होंने सपना देखा था जो काले लोग, जो काले लोग, जो हबसी लोग हैं, जो उन जगहों पर रहने को मजबूर हैं, उन टेनेसिया में रहने को मजबूर हैं, उन लोगों को क्या करना है। हमारा एक सपना है, आई विल ड्रीम, एक दिन वो दिन आएगा, वन डे ऐसा दिन आएगा कि हमारे जो काले और ब्लैक पीपल्स, जो काले रंग के बच्चे हैं, गोरे रंग के बच्चे हैं, जो उनके हाथ एक दूसरे के विथ हैंड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ हाथ होंगे, है ना। ऐसा वो बताते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो आई हैव ड्रीम एक स्पीच है। कोई तुमसे पूछे कि क्या है तो कहना कि एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा था, जो उन्होंने लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी हॉल में उन्होंने स्पीच दिया था। स्पीच देते उन्होंने कहा था कि इस मार्च को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम इस मार्च को आगे बढ़ाते रहेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम जानते हैं कि हमें एक दिन जीत मिलेगी, हमें हमारा न्याय मिलेगा, हमारे साथ हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसकी हक हमें मिलेगी। लेकिन इन्होंने गांधी जी के तर्ज पर, इनको इसलिए नोबेल प्राइज भी दिया गया बच्चों, गांधी जी के तर्ज पर चलते उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर पूरे अमेरिका में उन्होंने यह साबित करके बता दिया कि काले और गोरे रंग के बच्चे एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। हियर स्पीक्स अबाउट ड्रीम सिंग अमेरिका इज डेवलप कंट्री। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, लेकिन अगर ये देश, वो चिताते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के बारे में बुराई नहीं करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है
और मैं कहता हूं कि और भी ये कंट्री अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो रेशियल डिस्टिनेशन है, रेशियल डिस्टिंक्शन है, रेशियल का मतलब होता है रंगीय, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव। रेशियल डिस्टिंक्शन, जो रेशियल डिस्टिंक्शन है, जो रंगीय भेदभाव है, अगर उसको खत्म कर दे, व्हाइट्स और ब्लैक के बीच जो काले और गोरे रंग के बीच जो भेदभाव है, उसको अगर खत्म कर दे ये अमेरिका वाले, ये गोरे लोग, तो हम चैलेंज करते हैं कि हमारा देश और भी ऊंचा जाएगा और भी लोग इसे ग्रेट समझेंगे और एक दिन बहुत अच्छा होगा। वो एक ऑरेटर्स के रूप में, एक वक्ता के रूप में कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो अपने ऑडियंस को कहते हैं कि देखो, शांति बनाए रखना है और अपनी मूवमेंट को डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना है और सभी लोग प्रॉमिस करो जो हम लोगों के साथ, देखो समझाते हुए कहते हैं कि देखो 100 साल पहले जो हमारे साथ जो वादा किया गया था, वो वादा क्या है, हमारे साथ नहीं हुआ, मतलब उस पर उन लोग खड़े नहीं उतरे। आज उन्हीं के वजह से जो कहते हैं कि देखो हमारे जो निग्रो जाति के लोग हैं, जो हबसी जाति के लोग हैं, अब कहोगे सर निग्रो लोग होता कैसा है? अगर तुमको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अगर क्रिकेट में तुमको इंटरेस्ट है तो उसको देख लो। जैसे वो सब देखता है, वेस्ट इंडीज को देखो, वेस्ट इंडीज तो क्रिस गेल वगैरह देखो कैसा एकदम लंबा तगड़ा होता है, उसी प्रकार से हबसी लोग होते हैं, काले एकदम काले कलुट्ठे, लंबी चौड़ी कद वाली, है ना, इसी प्रकार से वो होते हैं। कहते हैं कि देखो हम लोग निग्रो लोगों को जो स्लेब्स बना लिया गया है ना, कैसे पुलिस के द्वारा क्रूरता बरती जा रही है। दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लाइफ। और याद रखना, हम लोगों ने अपनी उम्मीदें खो बैठी थी, लेकिन हम लोगों को उम्मीद खो बैठना नहीं है। एक न दिन वो आएगा, एक दिन यह प्रूव होगा कि आने के साथ यह देश एक बहुत बड़ा ग्रेट नेशन बनेगा। और वन डे, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि काले और गोरे रंग के जो लोग हैं वो एक साथ हाथ जोड़कर चलेंगे, हमें भी वो न्याय और हक अधिकार मिलेगा। यही सब स्पीच में वो बात कहते हैं बच्चों। ये स्पीच कहां दी गई थी? तो वाशिंगटन डीसी, जो कि 1963 में दी गई थी बच्चों। चलो बच्चों, इसी के साथ बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आपसे बातें कर करके, आपको कुछ सिखा करके। प्यारे बच्चों, इतना देर तक आप इतनी संख्या में बने रहे, मुझे बहुत बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे बाद में आएंगे उन तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो बाद में देखेंगे, तमाम बच्चों से शेयर करता हूं कि बहुत ही शानदार मैंने ये पढ़ाया आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार सेशन था बच्चों। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अभी के अभी जब मैं निकलूं तो मैं देखूं कि कुछ ही मिनटों में मुझे 50 के सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, तो मुझे और अपार खुशी होगी। इस संस्था के लिए, इस परिवार के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। प्यारे बच्चों, हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी और जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।